आप सभी लोगों का आज की हमारी इस सत्र की तीसरी चौथी कक्षा में आज हम लोग कोशिका को उसके मूल तक पहुंचा देंगे, यानी कि अपने पॉइंट्स को जहां तक संभव हो सकेगा समाप्त कर लिया जाएगा। मैं विषय की शुरुआत करूं इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कल अ, युवा दिवस है, यानी स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित एक ऐसा दिवस जिसे संभवतः हर युवाओं को अपने जीवन में उनके दर्शन को जरूर स्वीकार करना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि यदि हो सके तो आप कल किसी समय, अगर आप लोग एक कोई नियत समय अंतराल तय करें, तो उस समय में हम लोग एक कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एक वर्कशॉप कर सकते हैं, बैठ सकते हैं एक साथ में। कुछ योग से इतर जीवन में जो भी चीजें जो एक युवा को जरूर जानना चाहिए उसके विषय में थोड़ी वार्ता हो जाएगी। तो आप अपना एक समय बताइएगा, यदि संभव होगा तो दोपहर में अगर हम लोग करते हैं 2-3 बजे या 3 से 4, या तो मुझे लगता है सफिशियंट होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी वर्कशॉप होगी। किसी ऐसे व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, किसी ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा जो स्वामी विवेकानंद के मतलब उनके दिवस पे, उनके जन्मदिन के अवसर पे उनके दर्शन को आप सभी के मध्य में पूरी अच्छी तरीके से प्रकाशित करके और आपके यौगिक जीवन को कहीं ना कहीं एक नई दिशा दे सकेगा। मुझे 1 मिनट समय दीजिएगा जरा। काय जी, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। कमर गर्दन सीधी, गायत्री महामंत्र। आप आंखें बंद कर सकते हैं और अपने अंतरंग में ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। मैं मंत्रोच्चार करूंगा और आप भाव के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है। मैं आश्वस्त हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग स्नान नहीं करते होंगे, तो इस भाव को त्याग दें, मानसिक रूप से ईश्वर को ध्यान में लाएं, ये भी पर्याप्त होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, ईमानदारी का अगर परिचय दिया है तो वास्तविकता में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस समय, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। जो लोग दक्षिण भारत से हैं उनके यहाँ तो ठंड नाम की कोई चीज नहीं होती, परंतु जो उत्तर भारत से हैं उनके लिए तो ठंड एक नई विपत्ति है ना। खास करके दिल्ली जैसे प्रदेशों में तो अलग ही पारा है। बहरहाल, आइए कोशिकाओं की तरफ अग्रसर होते हैं। कोशिकाओं में हम लोगों ने कोशिका के मेम्ब्रेन को कल जाना था। ये जानने की कोशिश की थी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिली हुई ये कोशिका अंत में प्रोटीन ही कैसे रह जाती है। और कोशिका के पार जो भी चीजें हैं, या कोशिका के अंदर भी अगर हम जाते हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर भी जाते हैं, तो वापस एसिडिक रूप में या अन्य फॉर्मूले में हमें प्रोटीन ही प्राप्त होता है। तो मैंने जैसा कल आपसे कहा था कि यदि मेरे से कोई एक शब्द में पूछे कि शरीर हेतु सर्वाधिक जरूरी क्या, तो मेरे हिसाब से प्रोटीन ही सबसे जरूरी होना चाहिए। अब प्रोटीन के कई सारे फॉर्म हैं, कई सारा प्रारूप है। जैसे अभी कल हम लोग लिपिड्स का अध्ययन जब कर रहे थे शुरुआत में, तो लिपिड्स में 4 मेजर लिपिड, उनमें से एक लिपिड है स्टेरॉल। स्टेरॉल में भी जो एक उसका प्रकार है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी 2 प्रकार का, HDL एंड LDL, है ना। तो HDL इज स्टैंड्स फॉर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अंत में क्या आया? लाइपोप्रोटीन, है ना। तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द पॉइंट, अगर आप बिल्कुल अंत में जाते हैं पॉइंट के, तो आप एक प्रोटीनियस संरचना ही प्राप्त करेंगे। और हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि शरीर के लिए कैसे कैसे, किन किन प्रकार के प्रोटीनों की आवश्यकता है जनरल जीवन में। कोशिका के पार की बात है। आज हम लोग बात करेंगे कि कोशिका कैसे बढ़ती है, शरीर में किन कोशिकाओं में सामान्य रूप से विभाजन होता है, कोशिका के विभाजन के लिए कौन जरूरी है, कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें विभाजन होता ही नहीं है, यदि विभाजन नहीं होता उनकी तो उनकी अभिवृद्धि कैसे होती है, कोशिका विभाजन में केंद्रक का अपना यदि बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो वो कोशिकाएं कैसे विभाजित होती है जिनमें केंद्रक ही नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी जो है उठा पटाक्षेप करने वाली बातें हम सभी के सामने रहेंगी। कुछ प्रश्न जो आप लोगों से मैंने पूछा था, मुझे अपेक्षा है कि आप लोग होमवर्क जरूर कर लिए होंगे जो मैंने आपको दिया था। 10 बीमारियां कोशिका से संबंधित लिखने का मेरा अनुरोध था आप लोगों से, और आप लोग उस अनुरोध को फॉलो नहीं किए होंगे।
मुझे अपेक्षा है एक आधा लोग जो बहुत सीरियस होंगे उन्होंने जरूर लिखा होगा। सबने लिखा है? नहीं लिखा है। शक्लें बता रही हैं आपकी कि कक्षा के बाद कॉपी बंद। बाकी चीजें जय हिंद जय भारत। ठीक है। कैसे चलेगा काम? लिखा है, अर्चना पाटिल जी ने लिखा है। चलिए अर्चना जी, तो दो चार बीमारियों के नाम बता दीजिए कोशिका से संबंधित। चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो आज लिख लेना, कोशिश कीजिए। छोटे बच्चे नहीं है कि आपको बिल्कुल डंडा लेके पहले कॉपी चेक कराओ क्यों नहीं लिखा है, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने हिसाब से कोशिश कीजिए कि लिख लिया करें। ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए सेल डिवीजन। सर मैं बताऊं क्या कुछ डिसीज सर? बताइए। सर कैंसर, सीलियोपैथी, पैथीज, अल्जाइमर, पार्किंसन। और यदि रेड ब्लड सेल की डिसीज की बात करें, एनीमिया, रेड सेल एंजाइम डिफिशिएंसी, रेड सेल मेम्ब्रेन डिसऑर्डर्ड, हीमोग्लोबिनोपैथिया, हीमेल हीमोलिटिक एनीमिया। सर इंग्लिश में लिखा था इसलिए थोड़ा पढ़ने में थोड़ा वो हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा बता रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। मेलानोब्लास्टिक एनीमिया। हाँ, कम से कम प्रयास किया जी आपने। हाँ, हेमोलास्टिक एनीमिया जी। प्रयास किया आपने आप में और बहुत। हीमोफीलिया। कोशिश। हीमोफीलिया, कैंसर, ल्यूकेमिया। हाँ, प्रोफेसर उन लोगों से अनुरोध है कि छात्रों को पढ़ने दें। क्योंकि क्योंकि जो जो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर है, यदि वो बच्चों को बोलेगा तो मुझे लग रहा है बच्चों का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मंगला जी जो हैं वो बहुत वरिष्ठ हैं और बड़ी विद्वान भी हैं। और संयोग की बात देखिए कि हम लोग तीसरे बैच में साथ बैठे हुए हैं और कुछ नहीं, शाम के समय में आके बैठ के सिर्फ आनंद लेती है। तो मेरे ऊपर भी एक आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे गाइड के तौर पे कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, उसका चयन करती रहती है, देखती रहती है। तो बहुत हम लोग हमें बड़ी प्रसन्नता होती है ऐसे लोगों को भी अपने बीच नहीं में। सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, अरे योग के नहीं, स्टूडेंट हूँ, एज लिमिट नहीं। इस वाक्य से मैं स्टूडेंट हूँ। बड़प्पन है आपका। बहरहाल, तो हेडिंग डाल लीजिए क्या था? कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। आज संख्या कुछ कम होनी चाहिए भी, क्योंकि आज टीवी पे मैच आ रहा है तो बहुत सारे लोग क्रिकेट मैच देख रहे होंगे। परंतु बहरहाल हेडिंग बनी रहेगी सेल डिवीजन। ठीक है। लिखिए कोशिका विभाजन। सर्वप्रथम कोशिका विभाजन सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में, 1855 में, 1855 ईस्वी में विरचो के द्वारा विरचो के द्वारा देखी गई। विरचो के द्वारा देखी गई। उन्होंने तीन प्रकार का वर्णन किया। तीन प्रकार का वर्णन किया। अंग्रेजी वाले लिखे माइटोसिस, MITOSIS, माइटोसिस, उसे हिंदी में समसूत्री विभाजन बोलते हैं। फिर मयोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। मयोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, MEIOSIS, सर मयोसिस। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। बस बस। हाँ, माइटोसिस, मेयोसिस, माइटोसिस, MITOSIS, माइटोसिस, मेयोसिस, MEIOSIS, मयोसिस। और तीसरा है एमाइटोसिस, असूत्री विभाजन। एमाइटोसिस, AMITOSIS, अमाइटोसिस। ठीक है। माइटोसिस, मेयोसिस एंड अमाइटोसिस। अब हेडिंग डाल लीजिए माइटोसिस। माइटोसिस समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। लिखिए समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में यानी सोमैटिक सेल्स में ही होता है। कायिक कोशिकाओं में अर्थात सोमैटिक सेल्स में ही होता है। वॉल्टर फ्लेमिंग ने वॉल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसे समसूत्री नाम दिया था। वॉल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसे समसूत्री नाम दिया था। इसकी सर्वाधिक खास बात, और किनारे इंपॉर्टेंट लिखिएगा, इसकी सर्वाधिक खास बात
यह है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस डिवीजन इज इट हैपन्स इन 5 कंडीशंस। यह 5 अवस्थाओं में होती है। इट हैपन्स और इट डिवाइड और डिवीजन हैपन्स इन 5 मेजर कंडीशंस। 5 अवस्थाओं में संपन्न होती है। 1 2 3 4 5 करके लिखिए। पहला है इंटरफेज। इंटरफेज। दूसरा है प्रोफेज। PROPHASE, प्रोफेज। तीसरा है मेटाफेज। METAPHASE, मेटाफेज। चौथा है एनाफेज। 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 और पांचवा है टेलोफेज। टेलोफेज। आई रिपीट, फिर से एक एक करके बोलता हूं मैं, जिनका छूट गया वो लिखे। इंटरफेज पहली अवस्था, दूसरी है प्रोफेज, तीसरी है मेटाफेज, चौथी है एनाफेज और पांचवी है टेलोफेज। 5 अवस्थाएं। अब 1 बाय 1 करके लिखते हैं सबके विषय में क्या क्या होता है। लिखिए, इंटरफेज वह अवस्था है। इंटरफेज वह अवस्था है जिसमें जिसमें पेन बहुत स्लो चल रही है महिमा जी, और रफ्तार। और इतनी भारी पेन से नहीं लिखते हैं। ये जो पेन आपने पकड़ रखा है ना, हाँ, ये 3 रुपए वाली पेन जो आती है वो सबसे बेहतरीन पेन होती है, उसी से दौड़ा के लिखा कीजिए। जितनी डिजाइनर कल में लिखेंगे ना, जैसे ये स्वाति के हाथ में जो पेन है ये पेन बेहतरीन है। कुणाल मिश्रा के हाथ में जो 2 रुपए वाली ये बेहतरीन है। जितनी सस्ती पेन होगी वो चलेगी उतनी ही तेज। जितनी डिजाइनर पेन होगी वो उतनी ही स्लो, और वो बेकार है, वो सिर्फ शोबाजी के लिए होती है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इंटरफेज में लिखिए, इस अवस्था में कोशिका स्वयं को विभाजन हेतु तैयार करती है। विभाजन हेतु तैयार करती है। विभाजन हेतु तैयार करती है। दूसरा लिखिए, प्रोफेज अवस्था में प्रोफेज अवस्था में केंद्रक विलुप्तीकरण शुरू हो जाता है, यानी जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे एब्सेंट होना शुरू हो जाता है। केंद्रक विलुप्तीकरण शुरू हो जाता है। केंद्रक विलुप्तीकरण शुरू हो जाता है। तीसरा लिखिए, मेटाफेज की अवस्था में मेटाफेज की अवस्था में क्रोमोसोम्स इक्विटोरियल प्लेट पर आ जाता है, यानी मध्य रेखा पर आ जाता है। मेटाफेज की अवस्था में क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र इक्विटोरियल प्लेट पर आ जाता है, मध्य रेखा में आ जाता है। आगे लिखिए, क्रोमोसोम्स के पास ही जो क्रोमैटिन और क्रोमैटिन माटा होता है वो अगली अवस्था में आता है। आगे लिखिए, एनाफेज में क्रोमैटिड क्रोमैटिड जो कि अगेन न्यूक्लियस का एक हिस्सा है, क्रोमैटिड यू यू फॉर अम्ब्रेला, वी फॉर वैन या एल की आकृति ले लेता है। मतलब वो कभी यू जैसा बन जाएगा या वी जैसा या एल के तरह से बन जाता है एनाफेज की अवस्था में। कौन? क्रोमैटिड। लिखिए, आगे लिखिए, एनाफेज सर्वाधिक तीव्र घटित होने वाली। अपने फोन को ठीक कीजिए गजेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। मैंने महंगा वाला लैपटॉप लगा रखा है ना, बाकी सभी लोगों तक पहुंच रही है। एक संदेश आया मेरे पास कि आवाज नहीं आ रही है। सबको आ रही है ना? है ना? हाँ ठीक है, बस ठीक है, बेहतरीन। आगे लिखिए, क्या लिखा? आगे लिखिए, एनाफेज अवस्था सर्वाधिक तीव्र घटित होने वाली अवस्था है। सर्वाधिक तीव्र घटित होने वाली अवस्था है। इसमें कुल समय 2 से 4 मिनट का ही लगता है। 2 से 4 मिनट का ही लगता है, यानी 2 से 4 मिनट के अंदर कोशिका डिवाइड हो जाती है, अगले हिस्से में जंप कर जाती है। आगे लिखिए,
माइटोसिस की अंतिम अवस्था टेलोफेज है। माइटोसिस की अंतिम यानी समसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था टेलोफेज है। टेलोफेज है। इसके उपरांत दो संतति यानी कि डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, दो संतति कोशिकाओं का जन्म होता है। दो संतति कोशिकाओं का जन्म होता है। आगे लिखिए, संतति कोशिकाओं में यानी कि डॉटर सेल्स में दोनों में इक्वल गुणसूत्र होता है, इक्वल क्रोमोसोम्स होता है, और यह क्रोमोसोम्स जनक कोशिका के बराबर होता है, और यह क्रोमोसोम्स जनक कोशिका के बराबर ही होता है। 23/46 मान के चलिए, 23 जोड़ी बोलते हैं उसे, और अगर संख्या हो तो उसकी जोड़ी का मतलब 23 × 2 = 46। ये मत भूलिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार लोगों को फंसा दिया, पूछ दिया गुणसूत्रों की संख्या बताइए। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग 46 पे टिक कर रहे हैं। 46 भी ऑप्शन है, 23 भी ऑप्शन है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा अपने को हैंडल करके रखना। आगे लिखिए, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। कुछ जीवों में अलैंगिक प्रजनन भी माइटोसिस के कारण ही हो पाता है। अलैंगिक प्रजनन भी माइटोसिस के कारण हो पाता है। लिखिए, माइटोसिस के कारण ही शरीर के घाव, माइटोसिस के कारण ही शरीर के घाव भरते हैं या भरे जाते हैं। बस, अब छोटी हेडिंग अगली, मायोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। मायोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। लिखिए, इसका नामकरण सन 1905 में, इसका नामकरण सन 1905 में 1905 में फॉर्मर और मुरे नामक वैज्ञानिकों ने किया था। फॉर्मर, FARMER कह सकते हैं, या FOR, फार्मर एवं मुरे नामक वैज्ञानिकों ने किया था। इसका व्यापक अध्ययन, लिखिए, इसका व्यापक अध्ययन स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था अर्धसूत्री विभाजन का। आगे लिखिए, यह विभाजन, यह विभाजन सिर्फ, यह विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में यानी सेक्स सेल्स में ही होता है, सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में ही होता है। यह मूल रूप से दो प्रकार का होता है। यह मूल रूप से दो हिस्सों में बंटता है या दो प्रकार का होता है। जैसे माइटोसिस जो था, जो समसूत्री था, वो 5 में था, वैसे ही ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अर्धसूत्री 1 एंड अर्धसूत्री 3। 2 नहीं होता, याद रखिएगा। मायोसिस जो है वो अर्धसूत्री 1 एवं अर्धसूत्री 3 होता है। कभी आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि अर्धसूत्री विभाजन के प्रकारों का निम्न में से कौन सा अर्धसूत्री विभाजन का प्रकार है? अर्धसूत्री 1 एंड 2, अर्धसूत्री 2 एंड 3, अर्धसूत्री 1 एंड 3, या निम्न में से कोई नहीं। तो अर्धसूत्री का विभाजन 1 एंड 3 होता है, 2 को गायब कर दिया। ठीक है, आगे लिखिए, अर्धसूत्री 1 में 4 अवस्थाएं होती हैं। PMAT सब कैपिटल में लिखिएगा। अर्धसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं। अर्धसूत्री 1 में 4 अवस्थाएं होती हैं। PMAT, P का मतलब प्रोफेज, M का मतलब मेटाफेज, A का मतलब एनाफेज, T का मतलब टेलोफेज। PMAT
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सबके आगे 1 1 1 लिख लीजिएगा, तो ये अर्धसूत्री 1 का हो जाएगा। ठीक है। और अर्धसूत्री 3 के विषय में विशेष कोई प्रकार नहीं होता। अर्धसूत्री 3 एक ही प्रकार से आगे बढ़ रहा होता। आगे लिखिए। देखिए, कोशिका में विभाजन कोशिका चक्र के द्वारा होता है। कोशिका चक्र यानी सेल डिवीजन की एक पूरी साइकिल होती है। सेल डिवीजन की साइकिल यानी सेल साइकिल के द्वारा होती है, जिसमें बाइनरी फिजन, देखिए बाइनरी फिजन, डीएनए रेप्लिकेशंस, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों का आवंटन, क्रोमोसोम्स सेग्रीगेशन या डिवीजन या आवंटन इत्यादि शामिल होता है। अगला पॉइंट, क्रोमोसोम सेग्रीगेशन इत्यादि शामिल होता है। आगे लिखिए। कोशिका विभाजन में कोशिका का जीनोम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोशिका का जीनोम अपरिवर्तित रहता है। नॉन चेंजेबल ये होता है जीनोम, जीनोम चेंज नहीं होता, नॉन चेंजेबल होता है। लिखिए, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन अलग अलग होता है। दोनों कौन कौन सी प्रकार? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। चलिए, दैट्स ऑल। इसी के साथ कोशिका सेल डिवीजन नामक अध्याय, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से आने की संभावना थी, वो हम लोगों ने पूर्ण कर लिया। अब आपको चाहिए कि मैं आपको कुछ प्रश्न लिखवा दूं, ताकि कोशिका के संदर्भ में आने वाले तकरीबन 20 25 50 प्रश्न आप ध्यान से लिख लें। और अगर कभी ऐसा प्रश्न आए तो देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी मैं बात करूंगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, डीएनए में पाई जाने वाली डी डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? शर्करा कौन सी होती है, यानी ग्लूकोज जैसे बोल सकते हैं आप, वैसे शर्करा का शाब्दिक अर्थ होता है शुगर। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? ये वो प्रश्न है जो कभी ना कभी देखे गए हैं नेट की परीक्षाओं में। ठीक है, इसका उत्तर है पेंटोस। ये वो प्रश्न मैं आपको लिखवा रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ये नहीं लिखवा रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की, आया तो ये भी है, लेकिन ये सब आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब वो प्रश्न जिसको बहुत डीप आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन प्रश्न तो एक बार देख ही सकते हैं। ठीक है, पेंटोस, उत्तर है पेंटोस। आगे लिखिए। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रश्न लिखिए। कोई बता सकता है क्या कार्य होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। एक और प्रश्न आरएनए का बहुत शानदार है, लिखिए। आरएनए में कौन सा आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन युक्त क्षार नहीं होता है, यानी बेस नहीं होता है? आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार नहीं होता है? इसका उत्तर है एडेनिन। थाइमीन। थाइमीन।
नाइट्रोजन युक्त होता है वो, और यहाँ पे है नाइट्रोजन युक्त क्षार नहीं होता है। थाइमीन वो तो उपस्थित होता है ना, ये नहीं होता है, थाइमीन उपस्थित नहीं होता है। आगे लिखिए, थाइमीन के स्थान पे कौन सा क्षार होता है? आरएनए में थाइमीन के स्थान पे कौन सा क्षार होता है? बेस। सारा का सारा खेल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अम्ल, क्षार, इन्हीं सारी चीजों पे है पूरा डाइजेशन। ठीक है, यूरेसिल, यूरेसिल। यूरेसिल, यूरेसिल लिखिए। आरएनए में थाइमीन के स्थान पे यूरेसिल होता है। ठीक है, आगे लिखिए, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टी डोग्लाइकन, डोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, PEPTIDOGLIKANE, लाइक केन या लाइकन। ठीक है, आगे लिखिए, डीएनए किस अवस्था पर, डीएनए किस अवस्था पर हाइपर क्रोमोसिटी दिखाता है? हाइपर क्रोमोसिटी दिखाता है, हाइपर क्रोमोसिटी दिखाता है। हाइपर क्रोमोसिटी जो होता है वो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट एक होता है, जिसमें सामान्यतः क्या होता है कि जो डीएनए है उसमें पराबैंगनी प्रकाश कितना उसके अवशोषण की कमी को प्रदर्शित करता है। एक डीप सर्च है, रिसर्च है, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट इसको बोलते हैं। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए कहीं पे किनारे, व्हाट इज हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। एक योगा टीचर को हाइपोक्रोमिक इफेक्ट को जरूर पढ़ के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रोगों में, खास करके पार्किंसन वगैरह में तो बहुत ये कार्य करता है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। तो अगर कभी मौका मिलेगा तो हाइपोक्रोमिक इफेक्ट पढ़िएगा। बस आप ये अभी उत्तर प्रश्न लिख लीजिए कि डीएनए किस अवस्था में हाइपर क्रोमोसिटी दिखाता है? तो हीटिंग अवस्था में, हीटिंग यानी गर्माहट की अवस्था में हाइपर क्रोमोसिटी को शो करता है, हाइपर क्रोमोसिटी को शो करता है। ठीक है, आगे लिखिए, एक डीएनए में कितने क्षारीय जोड़े होते हैं? बेस के कितने जोड़े होते हैं लगभग, ऑन एन एवरेज? तकरीबन 20,000, 20,000 बेस के जोड़े होते हैं, यानी क्षार का जोड़ा होता है। और जितना क्षार होगा उसका डबल होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यानी 40,000 न्यूक्लियोटाइड होता है एक डीएनए में, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आगे लिखिए, एक सुकेंद्रिक कोशिका में, एक सुकेंद्रिक कोशिका में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसो केंद्रिक का मतलब होता है जिसमें केंद्र भी हो, यानी न्यूक्लियस युक्त सुकेंद्रिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति क्या कहलाती है? गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं गुणसूत्र प्रारूप, गुणसूत्र प्रारूप। आगे लिखिए, मानव सोमैटिक सेल्स में यानी मानव कायिक कोशिकाओं में, मानव कायिक कोशिकाओं में यानी कि ह्यूमन सोमैटिक सेल्स में कितने गुणसूत्र होते हैं? क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। और यदि जोड़ा पूछा जाए यानी कितने पेयर गुणसूत्र होते हैं, तो ये 23 पेयर होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखिए, कौन सी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है? कौन सी कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में, तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में
विभाजन नहीं होता है। आगे लिखिए। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा एक कोशिकांग पाया जाता है फिक्स रूप से? उत्तर है राइबोसोम्स। कौन सा एक कोशिकांग पाया जाता है? आंसर है राइबोसोम्स। आगे लिखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, यानी कि वायवीय श्वसन के दौरान, जहां आप श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं तेजी से, वायवीय श्वसन के दौरान यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज किस प्रकार से विघटित होता है, यानी कैसे वो ब्रेक डाउन होता है, किस प्रकार विघटित होता है? तो उत्तर लिखिए। ग्लूकोज पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में बदलता है। पायरुविक एसिड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये विघटन है, ऐसे टूटता है। पायरुविक एसिड होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ठीक है, आगे लिखिए। और क्या प्रश्न बन सकता है? कोशिका भित्ति, हाँ लिखिए। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कितने प्रतिशत प्रोटीन से बनी होती है? तकरीबन 40 से 45%। कोशिका भित्ति यानी सेल मेम्ब्रेन कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत प्रोटीन से बनी होती है? तकरीबन 40 से 45%। ठीक है, और इसी के साथ कोशिका जो है वो समाप्त होती है। कोशिका के बाद आज हमारा कार्य है टिश्यू को शुरू कर लेना। ठीक है, ये वो प्रश्न थे 10 12 15 20 जो आपको मैंने नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि यदि इसके डीप अध्ययन में जाते आप तो आपका समय काफी वेस्ट हो जाता। ये वो प्रश्न है जो आपको जान के जरूर रखना चाहिए। प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसा ही पूछा जाता है, बिल्कुल हल्का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि कोशिका की खोज किसने की। ये सब प्रश्न अब नहीं पूछा जाता है। शुरुआती दिनों में नए प्रश्न, जब नए नए प्रश्न होते हैं ना, तो ये सब पूछ लिया जाता है। जो प्रश्न नया नहीं रहा तो उसमें कुछ ना कुछ नया ढूंढना है। तो कोशिका में क्या नया ढूंढा जाएगा? यही जो चीजें मैंने आपको लिखवाई हैं, यही 2 4 चीजें 5 चीजें नई मिल जाती हैं, जिसे ढूंढ के निकाला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उतक, हेडिंग डाल लीजिए टिश्यू। दूसरा लेसन है आपका टिश्यू, उतक। पन्ना पलट के लिखेगा नए पन्ने से। देखिए, उतक, उतक विज्ञान का अध्ययन, उतक यानी कि टिश्यू बोलते हैं इसे, उतक विज्ञान का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है। आगे लिखिए। सेम स्ट्रक्चर की, सेम स्ट्रक्चर की एवं सेम कार्य करने वाली, यानी बिल्कुल एक जैसे कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को उतक कहा जाता है। उतक कहा जाता है। उतक कहा जाता है। आगे लिखिए। टिश्यू शब्द, टिश्यू शब्द फ्रेंच भाषा के, फ्रेंच भाषा के टिश्यू शब्द से बना है। TISSU शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य बुनना होता है। बुनने का मतलब वीविंग करना। जैसे स्वेटर बुना जाता था पहले,
उसे वैसे ही वीविंग करना होता है। देखिए, टिश्यू से संबंधित रोगों का अध्ययन, टिश्यू से संबंधित रोगों का अध्ययन। प्रियंका शर्मा जी की कलम बिल्कुल दौड़ रही है रफ्तार में। ऐसी पेन पेन जब चलती है तो लगता है कि वो दौड़ रही है कि नहीं, है ना। चलिए, टिश्यू विज्ञान का अध्ययन या टिश्यू से संबंधित रोगों का अध्ययन टिश्यू पैथोलॉजी के तहत किया जाता है। टिश्यू पैथोलॉजी के तहत किया जाता है। अगले वाला लाइन बहुत जरूरी है। जेवियर विचट को, जेवियर बिचट, XAVIER, जेवियर बिचट, BICHAT, विचट को उतक विज्ञान का पिता माना जाता है। एस्ट्रोलॉजी, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी माना जाता है। आगे लिखिए, मानव टिश्यू, मानव टिश्यू 4 मुख्य प्रारूपों में बंटता है। 4 मुख्य रूपों में बंटता है। पहला है, 1 2 3 4 करके लिखिए, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तीसरा लिखिए, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा लिखिए, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब आगे हेडिंग डाल लीजिए, इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, लिखिए, इपिथेलियल टिश्यू को, इपिथेलियल टिश्यू को उपकला उतक कहा जाता है। उपकला उतक कहा जाता है। यह क्लोजली पैक्ड होती हैं, यानी बहुत मिलके, बहुत सघन संरचना इसकी होती है, क्लोजली पैक्ड होती हैं और सतहों का निर्माण करती हैं। सतहों का, सतह का निर्माण करती है, शरीर के सतह का निर्माण करती है। लिखिए, शरीर को कवर करने हेतु, शरीर को कवर करने हेतु एवं आउटर एवं इनर लाइनिंग को बनाने हेतु यह आवश्यक है, यह आवश्यक है यानी इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी GI ट्रैक, यानी आहार नाल हिंदी में। यूरिनरी ट्रैक यानी मूत्र मार्ग, यूरिनरी ट्रैक यानी मूत्र मार्ग। ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वहिकाएं, ब्लड वेसल्स। हार्ट चैम्बर्स यानी कि हृदय का जो भी उसका अलिंद एवं निलय है, हार्ट चैम्बर्स। यूट्रस एवं अन्य सभी अंग जो खोखले होते हैं, अन्य सभी अंग जो खोखले होते हैं, उनके बाहरी एवं आंतरिक आवरण को, बाहरी एवं आंतरिक आवरण को बनाने के लिए यह उपयोगी है, बनाने के लिए यह
उपयोगी ऊतक है। आगे लिखिए। मूल रूप से इसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। 1 2 करके लिख लीजिए। सिंपल एंड स्टैटिफाइड। सिंपल एवं स्टैटिफाइड। जो भी लोग गाल पे हाथ रख के लिख रहे हैं वो अपने हाथ को गाल से और अपने माथे से हटा लें, क्योंकि यह एनाटॉमिकली बड़ा गलत है। मैं ये आपको बताऊंगा क्यों गलत होता है। अगर आप हाथ यहाँ रखते हैं और यहाँ रखते हैं दोनों जगहों पे, तो ये एनाटॉमिकली आपके अध्ययन के पूरे प्रारूप को गलत बना देगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि गर्दन टेढ़ी मेढ़ी करके उसको आराम मत दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे इस बात को। मैं एक विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और तकरीबन 2 वर्ष मैं उस विश्वविद्यालय में रहा। और मैंने अपने बेड पे, जो मुझे अपना एक प्राइवेट कमरा हमें मिलता है हॉस्टल में, तो मैंने अपने बेड पे कभी गद्दा नहीं रखा। जो मेरा बेड था, और वो बेड कैसा था कि वो लोहे का, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, बड़ा बहुत लिंक लगा के सिलेक्शन होता है, तो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट थी, कमरा अच्छा मिला हुआ था, तो कमरा तो शानदार था, लेकिन वो बेड जो होता है वो लोहे का बेड होता है। और बीच बीच में सिर्फ 2 4 फट्टे वो लोग लगा के रखते हैं, यानी कि अगर उस पर बेड ना हो, वो जो मोटा वाला हार्ड वाला होता है, तो आप उस पर बैठ भी नहीं सकते। और मैंने पूरे 2 वर्ष उस पे एक छोटा सा जो गद्दा हम लोग ओढ़ते हैं, वो ओढ़ने वाला गद्दा बिछा के रखा था। क्यों? क्योंकि मैं सोता ही 3.5 घंटे था, उस पे सोना ही नहीं बनता था। और ये बात मेरे सिर्फ वो मित्र जानते हैं जो मेरे हॉस्टल के रूम में आके उस बेड को देखे थे। ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अध्ययन का मतलब ये होता है। 18 घंटा पढ़ने का जो पूरा सिद्धांत रहा है, वो मैंने अपने जीवन में पुरजोर मात्रा में फॉलो किया। कई कई बार तो ऐसा होता था कि शाम को बैठे तो अगले दिन दोपहर हो जाती थी, मतलब उठने की इच्छा ही नहीं होती थी, इतना इंटरेस्ट आता था अपने विषय को पढ़ने में। और कुछ ऐसे विषय भी रहे हैं जीवन में जिनको पढ़ने में बड़ा आनंद आता था। तो ऐसे ही आराम जब आपको मिलने लगेगा तो आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। सिंपल एपिथेलियम हेडिंग डाल लीजिए। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। लिखिए। सिंपल एपिथेलियल यानी SET इसे लिख सकते हैं। SET सिंगल लेयर युक्त होती है। सिंगल लेयर युक्त होती है। सामान्य रूप से ये, यानी इन जनरल, सिक्रीशन वाले स्थान पे ज्यादा पाई जाती है। जहां से सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन वाले स्थान पे पाई जाती है इन जनरल। सिक्रीशन वाले स्थान पे या एब्जॉर्प्शन वाले स्थान पे पाई जाती है। जहां से सिक्रीशन होता है जिस भी अंग से, वहां से। और एब्जॉर्प्शन वाले जहां से एब्जॉर्ब होता हो, एब्जॉर्प्शन वाले हिस्से में पाई जाती है। यह भी 3 प्रकार में बंटती है, यानी इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला है स्क्वैमस। स्क्वैमस। दूसरा है क्यूबॉइडल, घनाकार। और कॉलमनर, कॉलम यानी कि खंभाकार, खंबे के जैसे। स्क्वैमस यानी चपटी, क्यूबॉइडल का है यानी घन की जैसी, त्रिभुज के जैसी। और कॉलमनर का मतलब होता है लंबवत, पिलर जैसे। ठीक है, बस आज अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए। कल हम लोग स्क्वैमस और क्यूबॉइडल के विषय में आपको बता दूंगा। बहुत सिंपल है। इसका केंद्रक जो होता है, इन तीनों में अंतर है कि इनमें इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती है। जैसे स्क्वैमस जो होता है वो ब्लड वेसल्स, लंग्स इत्यादि में पाया जाता है। क्यूबॉइडल सामान्यतः सबसे मेजर क्यूबॉइडल का किडनी है। कॉलमनर की अगर बात करते हैं तो वो मूल तौर पे इंटेस्टाइन वगैरह में पाई जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको इसके विषय में लिखनी पड़ेगी। तो हमें टिश्यू 2 दिन हमें देना है। दूसरे दिन हमें टिश्यू छोड़ के जंप कर जाना है टिश्यू के एक मेजर प्रकार ब्लड के ऊपर। यहीं से हम लोग विषय प्रवेश करेंगे। टिश्यू ही हमारा मेन गेट है
जहाँ से हम लोग अपने एनाटॉमी के मूल विषय में प्रवेश कर जाएंगे। मैं आगे का आपको रोड मैप क्लियर कर देता हूँ। रोड मैप ये है कि हम लोग अभी टिश्यू पढ़ रहे हैं। टिश्यू में एपिथेलियम हम लोग कायदे से कल एक लेक्चर में समाप्त कर लेंगे। इसके उसके तुरंत उपरांत जो है वो मस्कुलर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके नेट के लिए, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ मसल्स के नाम जरूर पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यू का भी बहुत कम हिस्सा आपसे पूछा जाता है। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण टिश्यू है वो आपका कनेक्टिव ही है, क्योंकि कनेक्टिव में ब्लड और बोन्स ये दोनों आ जाता है। ये याद रखिए ये लाइन, कनेक्टिव टिश्यूज में ब्लड और बोन ये दोनों आता है, ये दोनों संयोजी ऊतक है, हड्डियां भी और खून भी। अब आप ये सोचेंगे कि हड्डी जो है वो रिजिड है, हार्ड है, और ब्लड जो है वो लिक्विड है, तो उससे कोई स्टेट से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो दोनों कनेक्टिव के तहत आते हैं, क्योंकि वो जोड़ने के लिए बड़ा उत्तरदायी है। अब आगे का मार्ग ये होगा कि हम लोग रक्त का अध्ययन करेंगे। ब्लड के अध्ययन के उपरांत वापस आ जाएंगे फिर से कनेक्टिव के दूसरे प्रकार यानी बोन्स की तरफ। हड्डियों का अध्ययन करेंगे, 206 हड्डियों को जान लेंगे। वन डे लेक्चर इसका जो चलेगा। हड्डियों के बाद से और ब्लड के बाद से हम लोग प्रवेश करेंगे अपने सिस्टम्स के अंदर। तो पहला जो सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे वो है हार्मोन्स का सिस्टम। हार्मोन्स को याद करना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर में तकरीबन 7-8 ग्रंथियां जो मेजर हमें पढ़ना है, उन ग्रंथियों से निकलने वाले सारे हार्मोन्स बहुत जरूरी, ठीक है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आपका नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी, और ये सारे सिस्टम का कुल 6 सिस्टम है। उन 6 सिस्टम का अध्ययन किया जाएगा। हर दिन एक दिन के अंदर एक सिस्टम हमें समाप्त करना हमारी अनिवार्यता होगी। तो 6 दिन तो आपके 6 से 7 दिन आपके सिस्टम्स में खत्म हो जाएगा। एक दिन के अंदर ब्लड की तरफ हम लोग अग्रसर हो जाएंगे, एक दिन बोन और एक दिन मसल्स। तो 6 दिन 9 दिन हो गया, और ऑलरेडी हमने 3 दिन निकाल रखा है। टोटल 15 डेज के अंदर हमें एनाटॉमी, डिजीजेस ये सब कवर कर लेना है। तो 12 दिन का मैंने आपको प्लान बना दिया, बचा हुआ 3 दिन डिजीजेस में हम लोग समाप्त कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे डाइटरी के ऊपर यानी आहार के ऊपर। आहार श्रृंखला में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये A to Z इन सब का अध्ययन करके, और इसमें हमें 5 दिन के अंदर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान और आहार ये दोनों समाप्त कर लेना है। 20 दिन के अंदर यानी विदिन 20 डेज हमें कुल 2 यूनिट किसी भी हालत में 2 क्या 3 यूनिट समाप्त कर लेना है। 3 यूनिट जब समाप्त हो जाएगी तो हमारे ऊपर से आधा प्रेशर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उस समय जनवरी खत्म ही होगी, ठीक है। 30 जनवरी तक का मैंने आपको बता दिया। आज 10 जनवरी है, 11 जनवरी है, 20 जनवरी तक 20 दिन के अंदर यानी 30 जनवरी 30 और 31 तक हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। और बीच में अभी बड़े बड़े त्योहार भी आएंगे, 26 जनवरी भी आएगी, 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि का इनॉग्रेशन है, तो उस दिन भी सोसाइटीज़ में हम लोगों के यहाँ बड़ा कार्यक्रम है, तो वहाँ भी उपस्थिति होगी। मेरी यात्राएं भी बहुत ज़्यादा रहती हैं, कई बार ऐसा होगा कि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा, तो उसमें आप लोगों को काम मैं देता रहूँगा। तो ऐसे में जब भी मौका मिलेगा तो हम लोग इसे स्ट्रेच करके पढ़ेंगे यानी खींच के पढ़ेंगे। जितना जितना छूटा रहेगा उसे कवर अप कर लिया जाएगा। आप लोगों से अनुरोध ये है कि आप अपने नोट्स को बनाते रहिए, और इन नोट्स में जितनी चीजें हो सके अपने हिसाब से भी ऐड कीजिए, और ये नोट्स ऐसा रहे जो आपको सबल प्रदान करे। जब भी आप अध्ययन कर रहे हो तो 2 तरीके का दृष्टिकोण अपनाइएगा। पहला ये कि जो आप अध्ययन कर रहे हो आप सिर्फ उसी का अध्ययन कर रहे हैं, ये मान के चलिए। जैसे आप कोशिका पढ़ रहे हैं तो आप ये मान लीजिए आप मास्टर डिग्री इन सेल कर रहे हैं, कोशिका में ही आप मास्टर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। योग वगैरह से आपको कोई लेना देना नहीं, योग से सेकेंडरी है। कोशिका में जब आप मास्टर डिग्री वाला अप्रोच अपनाएंगे तो आप एडिशनल नॉलेज लाके उसमें जोड़ के रख देंगे, ठीक है। और दूसरा अप्रोच ये है कि दिमाग से कभी ये बात ना उतरे कि आपको नेट का एग्जाम देना है। कभी का मतलब दिन के 24 घंटों में 6 घंटे निकालिए सोने के। ठंड चल रही है, 8 घंटा में मान लिया, 8 घंटे अगर आप निकाल दीजिए सोने के, तो बाकी के सारे घंटे आपके दिमाग में ये बात चलती रहनी चाहिए कि आपको नेट की परीक्षा देनी है। जिस दिन जिस पल आपके दिमाग से ये बात डिलीट हुई, उस पल आप किसी एक छात्र से पीछे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय देश में नेट JRF के लिए योग में हजारों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, और उन हजारों बच्चों में कुछ ही 10-20 का ही सिलेक्शन होता है जो हायर रिसर्च तक जाते हैं। और यदि आप अच्छी रिसर्च कर गए, अच्छी चीजें निकाल के ले आए, ICCR आपको किसी दूसरे देश में भेज देगी, अच्छी सैलरी, अच्छा पैसा, अच्छा पैकेज मिल जाता है। ICCR जो है
वो हमारी कल्चरल काउंसिल एक सोसाइटी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कार्य करती है, और ये योगा टीचरों को, जो अच्छे योगा टीचर हैं, उनको विदेश भेजती है। कहाँ पे? हाई कमीशन के साथ में। जो भी हमारा भारतीय राजदूत होता है दूसरे देश में, वो क्या करते हैं, उनके साथ में एक पूरा डेलीगेट होता है, उसमें एक योगा टीचर भी होता है। ठीक है, तो हमारे योगा टीचर की सैलरी तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए। तो जीवन बदल जाता है अगर आप आईसीसीआर वगैरह में चले जाते हैं तो। और नहीं जाते वहाँ, आईसीसीआर नहीं पकड़ते हैं, तो आप प्रोफेसर बन के अपना जीवन, खास करके महिलाओं के लिए ये जीवन बहुत बहुत शानदार होता है अगर आप यूनिवर्सिटी पकड़ लेते हैं तो। लेकिन ये इतनी आसान भी यात्रा नहीं है, एक लंबी, अभी नेट का एग्जाम दे के उसके बाद 3 साल पीएचडी मान के चलिए, तो 3 से 4 वर्ष और 1 वर्ष आपको ये तय करने में लगेगा कि कहाँ से आपको नौकरी करें, क्या करें, कौन सी यूनिवर्सिटी में कहाँ एंट्री मारें। ठीक है, क्योंकि आगे एक बात याद रखो, हर व्यक्ति शिवम मिश्रा नहीं है कि आपको मैं अपने स्थान पर बुला के बैठा दूंगा और मैं खुद किनारे हट जाऊंगा। जैसे ही आप समाज में उतरेंगे तो ये समाज खाने को दौड़ रहा है, वो आपको कब खा जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और सब बड़े बड़े जितने भी वृक्ष हैं, वो कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, कभी भी। मेरा अपना अनुभव है, हमसे जितने बड़े वट वृक्ष हैं, उनके सामने खुद को स्थापित करने के लिए मैंने ऐसी ऐसी एबिलिटीज की ट्रेनिंग करी है, जिसकी मतलब मैं सोच के भी, आप ये सोचिए कि मैं वेबसाइट कोडिंग, योग का व्यक्ति था मैं, और वेबसाइट कोडिंग मेरे को सीखनी पड़ी। तो ये आप समझिए, क्योंकि दूसरे लोग नहीं आगे बढ़ने दे सकते आपको। तो आगे लड़ाइयाँ भी बहुत हैं, आपका अपना युद्ध है। और हमेशा ये बात गुरु मंत्र की तरह अपने मन में बिठा के रखिए कि एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध। ये लाइन आपको हमेशा प्रेरित करेगी। आपका किसी से कोई कोई वो नहीं है। आपको हर दिन खुद से बेहतरीन बनने की कोशिश करनी है। प्रतिदिन सुबह उठिए, जब भी आप शीशे में देखें तो ये तय कीजिए कि आज आप कल से बेहतर कैसे थे, क्योंकि मैं कल से खुद को प्रतिदिन बेहतर मानता हूँ कि आज मैंने कुछ बेहतर किया। हो सकता है एक दिन मैंने बेकार किया, हो सकता है मैं कल के बजाय आज थोड़ा सा बेकार काम किया हूँ, लेकिन ये तय है कि अगला दिन मैं इसका डबल कहीं ना कहीं से भरपाई कर लूंगा। तो हमें कोशिश करना है कि प्रतिदिन हम अपने से बेटर बने, अपना ही बेटर वर्जन बनते रहे। ठीक है, इन्हीं सारे शब्दों के साथ शांति पाठ की तरफ अग्रसर, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, शांति पाठ करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, बहुत कोमलता से भावों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। जब भी आप समर्पण भावना लाते हैं तो जीवन बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। समर्पण भावना सर्वाधिक जरूरी है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद भद्रम तन्यासु। ओम शांति शांति शांति, सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ रब करके आंखों पे लगा लीजिए, समस्त चेहरे पे लगा लें, समस्त शरीर पे लगा लीजिए। कल का समय यदि संभव हो तो आप मुझे बता दीजिए, कल का क्या समय आप प्रेफर करेंगे। अगर हम लोग करते हैं अपनी कार्यशाला विवेकानंद जी के सर बात करने के लिए। जी सर वो सेल का आप हिंदी में पीडीएफ देने वाले थे ना? हाँ, पीडीएफ मैं दूंगा, कोशिका समाप्त हो गई है, मैं आज आप लोग के ग्रुप में भेज दूंगा। आगे विवेकानंद से संबंधित कोई बात हो रही थी हमारी। कल कितने बजे रखा जाए, 3 बजे रखूं? जी सर, आपको जैसा समय अनुचित लगे। आप लोग उपस्थित रहिएगा, क्योंकि वक्ता वक्ता जो होते हैं ना, जब तक उनके सामने छात्र नहीं होते हैं तो वो फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए, मेरे को देखो, मेरे को क्या ही पड़ा है कि मैं किसी अच्छे स्पीकर को पकड़ के लाऊं और बुलाऊं और सुनाऊं, और फिर जूम अपने मैं भी बिजी रहूं और फिर आपको भी परेशान करूं। लेकिन विवेकानंद जी पहले व्यक्ति थे आधुनिक जमाने के, मतलब जो मॉडर्न समय है, जिन्होंने पृथ्वी पे उन स्थानों पे जाके मेडिटेशन किया जहां पे आप चुंबक भी लेके जाके और उस स्थान पे रख दीजिए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है। ये वो ट्रायल्स मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपने जीवन में देखा है। अल्मोड़ा में कुछ स्थान है, नीम करोली बाबा के ऊपर जब आप जाएंगे वहां पे पहाड़ों के ऊपर, तो वहां पे कुछ स्थान है जहाँ पे विवेकानंद जी ने साधना की है। आप वहां जाके मैग्नेटिक फील्ड चेक कीजिएगा। कन्याकुमारी का जो विवेकानंद रॉक है उस हिस्से में भी आप जाके चेक कीजिएगा। भारत के जिन जिन हिस्सों में विवेकानंद और नरेंद्र विवेकानंद ऐसे नहीं बन जाते हैं, नरेंद्र विवेकानंद जो बनते हैं, वो यात्रा आपको जानना बहुत जरूरी है।
तो कल 3 बजे का समय हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगर 3 बजे में कोई परिवर्तन होगा तो मैं आपके ग्रुप में एक संदेश लिख के भेज दूंगा। ठीक है, चलिए आज की कक्षा का समापन करते हैं। 5 मिनट पूर्व आज आपकी कक्षा समाप्त हो रही है, इसके लिए आनंदित रहिए। हो सकता है किसी दिन 1 घंटा लेट भी हो। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।